सूचक नामक राजयोग इनकी शुरुआत में ही बन रहा है, मंगल आ रहे हैं, गुरु भी इनको सपोर्ट करने के लिए चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, करियर को देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगी संभल जाओ अब। शनि 12th हाउस में बताता है आपके पिछले किए गए छोड़े गए कर्मास को। इस समय जो छुपे लोग हैं जो आपके पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं वो भी आपके सामने आएंगे बौद्धिक क्षमता से। यानी अब आपकी बुद्धि बोलेगी कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है। थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट क्वालिटी को कम करके अपने पार्टनर के साथ बात करो, उनसे रिलेशनशिप को थोड़ा समझो, खुल के बात करने की राय दूंगी। सिंह राशि से बोलूँगी इस समय को बुरा मत समझो, इस समय को ऐसा समझो कि शनि आपको बोल रहा है कि जहाँ पे कर्म रोका था, जहाँ पे कर्म नहीं किया था, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालो। यानी अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने पैसे को वैल्यू नहीं किया। प्रेम में कोई एक्स्ट्रा मैटर नहीं चलाना है, संतान को लेकर के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है और एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ना। 12 के 12 राशियों को बोलना चाहूँगी इस समय अपने कर्मों पर ध्यान दो, बैलेंस करो। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, सैटर्न शनि 17 मई को गोचर कर रहे हैं रेवती नक्षत्र में, मोक्ष के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। अब ये शनि का गोचर क्या कुछ लेकर आएगा हर राशि के लिए? कौन सी वो राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेने वाली हैं शनि के इस गोचर की? आज के इस डिस्कशन में मैंने यही बात की है कि हर राशि के लिए शनि का ये गोचर रेवती नक्षत्र में क्या कुछ लेकर आएगा, कब तक ये गोचर होगा। आज हमने ये बात की है कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं हर राशि के लिए। सो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एनबीटी एस्ट्रो पर मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आप तक बेस्ट नॉलेज पहुँचाऊँ, एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ज्योतिष के, न्यूमरोलॉजी के, टैरो के डिस्कशंस करूँ। और आज इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम नितिशा मल्होत्रा जी ऑन एनबीटी एस्ट्रो। तो आज मैं आपसे हर राशि के लिए जानना चाहूंगी कि शनि का ये जो बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये जो गोचर है रेवती नक्षत्र में, ये हर राशि के लिए क्या कुछ लेकर आएगा, और ये हम चंद्र राशि के हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पिताम्बरा। और हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की, न्याय के देवता की। अगर न्याय के देवता को हटा दिया जाए, जिससे लोग इतना डरते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ पाप करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कर्म ही आपका हट जाएगा। और जब कर्म ही नहीं बचेगा तो फिर आपके पास लक्ष्य कैसा, और जब लक्ष्य नहीं होगा तो लक्ष्मी कैसी। तो शनि देव और शनि देव के जो दो पार्ट है, 10th हाउस और 11th हाउस, कर्म स्थान और लाभ स्थान, वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। उसके बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन सृष्टि ने भाग्य स्थान को कर्म से हमेशा पहले रखा। यानी पहला मेरा भाग्य, फिर मेरा कर्म। 9th and 10th हाउस। 9th and 10th हाउस। इट मीन्स जो मेरा भाग्य है, जो मैं सोचती हूँ, जैसी मैं चीज़ों को गढ़ती हूँ अपनी बौद्धिक क्षमता से, वैसे मैं अपने भाग्य को डेवलप करती हूँ और वैसे ही मैं कर्म करती हूँ। क्योंकि बिना किसी को थप्पड़ मारने से, सोचने से पहले हमें उसको सोचना पड़ेगा कि मैं उसको मारूंगी। आप नहीं सोच रहे हो तो आप मार नहीं सकते हो। तो भाग्य या बुद्धि कर्म से पहले आती है। हर इंसान को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हो, आपके कर्म अच्छे होते हैं। आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपके पास पैसा बहुत अच्छा आता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। आपका डिसीजन गलत, बौद्धिक क्षमता गलत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपके कर्म गलत, पैसा भी नहीं आएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और आप मोक्ष तक नहीं जा पाओगे, भटकते रह जाओगे। तो शुरुआत आप ही से होनी है, आपकी बौद्धिक क्षमता से होनी है। इसलिए शनि देव को कुछ मत कहिए। शनि देव सबसे अच्छे प्लैनेट हैं, क्योंकि वो इतना रिसर्च करते हैं कि 2.5 साल सिर्फ एक राशि में रह के पूरी रिसर्च देते हैं, एक एक नक्षत्र को समझते। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र, बुध को बुद्धि के साथ, व्यवसाय के साथ जोड़ा गया, गणित के साथ जोड़ा गया। बुध सबसे स्पेशल प्लैनेट है जब हम बौद्धिक क्षमताओं की, डिसीजन की बात करते हैं। बौद्धिक क्षमता के साथ जब न्याय जुड़ जाता है, एजुकेशन के साथ जब न्याय जुड़ जाता है, जब हमारे व्यापार की स्थितियों के साथ हमारी मेहनत जुड़ जाती है, तो ये वो समय हो जाता है जब हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी हम सोच रहे हैं बौद्धिक क्षमता में, वो हम प्रेजेंटेबल कर देते हैं। तो ये समय है
आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का, अपनी सोच को प्रेजेंटेबल करने का। जो मैंने सोचा कि मेरा व्यापार 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ये वो समय है जब हम बुद्ध की एनर्जी, व्यवसाय की, गणित की, कैलकुलेशंस की एनर्जी के साथ जुड़ के अपने कर्मों का हिसाब करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं। यानी जिम्मेवारी का वो एहसास जो हमें आगे बढ़ाता है। तो कैलकुलेशन की जाए तो ये सबसे बेस्ट समय है जी। और मीन राशि का रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। मोक्ष का नक्षत्र, मोक्ष का नक्षत्र भी कहा गया है। और अब ये बताइए, मोक्ष के नक्षत्र में बुध का नक्षत्र क्यों रखा गया? यानी अच्छे बुद्धि के बिना हम मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यानी अच्छे कैलकुलेशन के बिना, कैलकुलेशन वही क्रेडिट डेबिट, कि मैंने अच्छे कर्म कितने किए और बुरे कर्म कितने किए। लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में डराया जाता है, फियर दिया जाता है। ये फियर नहीं है, ये डर नहीं है। मेरे माता पिता को भी पता है कि मैं बुरे काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ये वो रिस्पेक्ट है। तो हम वो रिस्पेक्ट देते हैं कि हमें पता है कि आप हमारे आसपास ही हो, आप कण कण में वास है आपका, आप इन पत्तों में, इस दीवार में, इस सोफे में, कहीं पे भी हो, जो जीव जंतु, जो बैक्टीरिया, आप उसमें भी हो। लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं मंदिर में बैठ के तो गलत काम नहीं करता हूँ। इसको डर नहीं कहते, इसको एक रिस्पेक्ट कहते हैं जो हम अपने माता पिता के थ्रू रखते हैं। अब मेरा झूठ, मैं हो सकता है बाहर झूठ बोल दूं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हुए एक बार सोचूंगी ना कि इनको तो मैं सच बता दूं, इनसे क्यों झूठ बोलूं, या अगर कुछ गलती करी है तो इनको तो बता दूं, इनको क्यों ना बताऊं। तो ये होता है प्यार और रिस्पेक्ट जो हम अपने परमात्मा से करते हैं, डर नहीं है। और इसीलिए बुध का नक्षत्र लास्ट स्टेज पे आता है कि अब आपकी बुद्धि क्या बोलती है। यानी जो हम ड्रीम्स देख रहे हैं या ड्रीम्स में जो हम ट्रैवल करते हैं दूसरी दुनिया में, मल्टीपल यूनिवर्स में, वो सब हमें कैलकुलेशन के साथ कितनी याद रहती है और कितनी हम भूल जाते हैं। इसको हम एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन के सहारे सब कुछ प्राप्त किया है। तो ये वो नक्षत्र है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, जो दिखाता है कि अब हर चीज राख के बाद फिर से उत्पन्न होगी। ठीक है, एक फ्यूनिक्स पक्षी की तरह। तो मैं रेवती नक्षत्र को फ्यूनिक्स पक्षी की तरह वो देखती हूँ, क्योंकि पक्षी के प्लैनेट बुध है, पक्षियों के, और यहाँ पे उनकी दोबारा उत्पत्ति हो, यानी हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब यहीं पे हो रहा है, सारी कैलकुलेशन गणित की यहीं पे हो रही है। तो मैम, शनि जैसे ग्रह का रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में जाना, सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूंगी कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो मैम, मैं मेष राशि से शुरुआत करूंगी। जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, उनके लिए शनि का ये गोचर रेवती में क्या कुछ लेकर आएगा? ये मई से अक्टूबर तक का गोचर रेवती नक्षत्र 12th हाउस में होगा। 12th हाउस वैसे भी हमारे मोक्ष का, कर्मों के पूरे एंड का, पूरे कैलकुलेशन का भाव है, और रेवती नक्षत्र भी उसका है। तो मेष राशि वाले संभल जाएं इस पीरियड में, संभल जाएं। हाँ, क्योंकि वैसे तो देखिए रोचक नामक राजयोग इनकी शुरुआत में ही बन रहा है, मंगल आ रहे हैं, गुरु भी इनको सपोर्ट करने के लिए चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, करियर को देखेंगे। लेकिन मैं कहूँगी संभल जाओ अब। शनि 12th हाउस में बताता है आपके पिछले किए गए, छोड़े गए कर्मास को, नॉट बैड कर्मास को, छोड़े गए कर्मास को। जब शनि हमारी कुंडली में 12th हाउस में होता है, वो हमारे छोड़े हुए कर्मास को बताता है। तो अब आपने अपनी चीजों को छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। कोई भी चीज से भागना नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है तो मैं उस चीज को भागूं। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और करियर में बहुत बड़ा मौका आएगा। विदेश यात्राओं का इस समय इनके लिए योग बनेगा, जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। और एक ट्रांसफर का भी योग बनेगा, क्योंकि मेष राशि के दशमेश और एकादशेश 12th हाउस में बैठे हैं। यानी दशम भाव का स्वामी अपने से तीसरे गया और लाभ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय गया। द्वितीय जाना धन भाव को जोड़ देता है। तो इनके लिए बेसिकली ये समय अच्छा है, पॉजिटिव है। अगेन कहूंगी कोई काम नहीं छोड़ना है जी। और मेष राशि वाले स्वामी देवता आपके हनुमान जी हैं। हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे, क्योंकि 7.5 लगी हुई है, उतना आपके लिए अच्छा। हर सैटरडे और ट्यूसडे गुड़ के लड्डू बनाइए और गाय को जरूर खिलाइए। इसी से वृषभ जिनकी राशि है, जिनका मून टॉरस में है जी, उनके लिए शनि का ये गोचर क्या लेकर आएगा?
टॉरस राशि के लिए 11th हाउस में शनि का गोचर है और ये समय, क्योंकि 11th हाउस में शनि का बैठ जाना लाभ को बढ़ा देता। कहा जाता है ना, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अच्छा करते हैं, शुभ करते हैं। तो ये समय आपकी जो वो कहते हैं ना अवार्ड्स का समय है। आपको जो चीज़ों से लाभ अभी तक नहीं मिला था वो मिलने का समय है। तो अत्यंत शुभ समय आपके लिए आ चुका है, जब आपके सभी कार्य फलीभूत होंगे, चाहे वो जॉब है, व्यवसाय है, या संतान से संबंधित है, या शिक्षा से संबंधित है। अब आपके सभी कार्य होंगे और गुप्त रहस्य, गुप्त शत्रु आपके सामने आएंगे। भाग्य इस समय आपका साथ देगा। तो वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब, सरकारी जॉब, ये सब चीजें ढूंढ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। इनके लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो शनि की दृष्टि की रेमेडी, क्योंकि तीसरी दृष्टि लग्न पे जाएगी, जिसके कारण हो सकता है आप गलत डिसीजन ना ले, जिससे आपको शनि की रेमेडीज करनी चाहिए। तो क्या करना है, जो छायादान है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि हमारे हिम्मत और करेज को दिखाती है, हमारे चैलेंजिंग नेचर को दिखाती है। तो आपसे बस इतना कहूंगी, छायादान करो, यानी कोई भी पात्र मिट्टी का लेके नाभि के पैरेलल रख के सरसों का तेल डालिए, उसमें अपनी छाया को देखने की कोशिश करिए और उस पर कोई भी कॉइन या सिक्का डाल के इसको किसी मंदिर में छोड़ दीजिए। इसे छायादान कहा जाता है। ओके। और मिट्टी का पात्र ही लीजिए। कई लोग कहते हैं हमें लोहे की कटोरी लेनी है, तो मैं कहूंगी नहीं, मिट्टी का पात्र। इससे होगा क्या नितिश? शुक्र तत्व और शनि तत्व जब जुड़ता है तो साम्राज्य योग बनता है। तो हम आपके छायादान से शनि की जो बैड एनर्जीज है उनको रिमूव कर रहे हैं और जो आपके विश की प्राप्ति है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, तीसरी दृष्टि हमारे करेज पर अटैक करती है, यानी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया, नॉलेज थी, क्रिएटिविटी थी, सब कुछ था, पैसा भी था, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाया वो काम करने के लिए, वो बढ़ा देती है। क्योंकि दृष्टियों का महत्व है रंगोली जी। तीसरी, 7वीं और 10वीं को क्यों जोड़ा गया? तीसरी यानी आपकी हिम्मत, थर्ड हाउस करेज, भाई बहनों का हिम्मत का है, 7वां स्पाउस आपके पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, 10वां आपके कर्म का है। बस वही चीज ठीक कर लो कि 10वीं दृष्टि जहां जा रही है वहां पे कर्म कर लो अपने, आपकी 10वीं दृष्टि अच्छा रिजल्ट देने लगेगी। थर्ड दृष्टि शनि की जहां जा रही है वहां पे हिम्मत के साथ काम करो, डरो मत, आपका वो भाव अच्छा हो जाएगा। तो उनकी दृष्टियों को समझो, वो क्या बोलना चाहते हैं। डरो नहीं कि तीसरी आ गई, 7वीं आ गई, 10वीं आ गई, उससे संबंधित कार्यों को करो। जी, इसी से मैं मिथुन राशि की बात करूंगी। मिथुन के लिए रेवती नक्षत्र मरकरी स्वामी का है, ही है। हाँ, जी। और उसी में शनि जा रहे हैं, तो मिथुन के लिए क्या लेकर आएगा? देखिए, मिथुन राशि के लिए तो ये समय मैं कहूंगी बेहद शुभ है। 2026 के, चाहे वो गुरु का इवेंट है, चाहे वो शनि का इवेंट है, आपके लिए बेहद शुभ समय है, जब आप जॉब व्यवसाय में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। नेम फेम आपका बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी और स्थिरता आएगी। मतलब जो भी जॉब या बिजनेस आप कर रहे हो, आप स्टेबल हो, अब आप सेकंड के लिए भी तैयार हो। तो मिथुन के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय का शनि का रेवती में नक्षत्र के गोचर का सबसे ज्यादा जो प्रयोग कर सकते हैं वो मिथुन राशि वाले ही कर सकते हैं। पैसे को लेकर के, जॉब व्यवसाय को लेकर के, करियर को लेकर के। शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्च भाव पर जा रही है, तो पैसा तो आएगा आएगा, गुरु महाराज देने को तैयार बैठे हैं। शनि आपको जॉब व्यवसाय दे रहा, और तीसरी दृष्टि आपके पैसों को, शत्रुओं को अपने आप आपके जीवन से हटा रही है। इससे ज्यादा पॉजिटिव टाइम मिथुन राशि के लिए क्या आएगा? तो मिथुन राशि वाले तैयार हो जाएं, कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि ये समय उनकी उड़ान का है। तो आपको टिकट मिल चुकी है शनि और गुरु की वजह से कि ये लो, अब उड़ लो। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा समय मिथुन के लिए आ रहा है। बट स्टिल मैम, अगर इनको स्ट्रेंथन करना हो अपनी इन अपॉर्चुनिटीज को, तो क्या रेमेडी की जा सकती है? देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे मदर की हेल्थ या प्रॉपर्टी में कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के विवाद सुलझेंगे भी इसी समय में। अभी तक अगर आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, आपको इस समय जरूर मिल जाएगी। प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही थी या नहीं बिक पा रही थी, तो मिथुन राशि की बनेगी भी और बिकेगी भी। तो बेसिकली अगर देखा जाए, टाइम शुभ है, लेकिन डिलेज के साथ है। रेमेडीज के तौर पे सिर्फ और सिर्फ इतना करो, आप ऋण मोचक जो हनुमान स्त्रोत आता है वो जरूर पढ़ो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ प्रॉपर जो जमीन है उससे रिलेटेड, जैसे भूमि के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, चींटियां हैं, उनको जाकर के पंजीरी जरूर डालो। एक तो भंडारा हो गया, है ना, हम लोगों का भंडारा नहीं करा सकते, लाखों चींटियों का करा दो। और दूसरा, जो जीव जंतु जो जमीन से निकलते हैं, वो शनि का अंधेरा है। जो जमीन के अंदर का जो अंधेरा है, लाइट है, वो शनि की है। और जो जीव जंतु है वो राहु से जुड़े हैं। तो इससे आपके 2 काम होंगे, राहु भी बैलेंस होगा और शनि भी बैलेंस होगा।
क्योंकि दूसरी राशि में तो अभी राहु महाराज जी कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की अगर मैं बात करूंगी तो भाग्य का साथ देने आ रहे हैं शनि महाराज। अब आपका भाग्यवर्धक का समय है, लेकिन इस समय जो छुपे लोग हैं जो आपके पीछे प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं वो भी आपके सामने आएंगे बौद्धिक क्षमता से। यानी अब आपकी बुद्धि बोलेगी कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए गलत है, मुझे इसके साथ जुड़ना है, मुझे इससे दूर रहना है। तो ये कर्क राशि के लिए बहुत बेनिफिशियल समय रहेगा और शनि पर दृष्टि भी आएगी। तो मैं ये कहूंगी कि जो शनि के समय जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकली शुभ काम करेंगी। इस समय आपको क्या काम नहीं करना है, आलस नहीं दिखाना है। कर्क राशि, क्योंकि गुरु का भी इंपॉर्टेंस इस समय बढ़ रही है, शनि का भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और दोनों ही प्लैनेट स्लो मूविंग है। उसको चर्बी का प्लैनेट कहा गया गुरु को, शनि को स्लो मूविंग, बहुत शनि शनि काम करने वाला कहा गया कि गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलतियां तो कर्क राशि वाले नहीं करेंगे इस समय, लेकिन जो बैलेंस करना है वो अपनी एनर्जी को आलसी नहीं बनाना है, बहुत स्लो भी नहीं करना है, बैलेंस करके काम करें। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इमोशनली प्रैक्टिकली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रेमेडी के तौर पे आलस नहीं करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की उपासना करेंगे ये लोग। और शादी का योग भी इस समय इनका बनेगा, और अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम थोड़े टाइम बढ़ेगी और वो सॉल्व हो जाएगी। वो प्रॉब्लम बढ़ेगी क्यों रंगोली जी? अगेन आपकी बौद्धिक क्षमता उसको संभालने के लिए तैयार हो रही है, उस रिलेशनशिप के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रही है। तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लो। तो ये वो समय है। इनके लिए क्या रेमेडीज होंगी? इनके लिए रेमेडीज यही है कि इस समय थोड़ा सा अपने इंट्रोवर्ट क्वालिटी को कम करके अपने पार्टनर के साथ बात करो, उनसे रिलेशनशिप को थोड़ा समझो, खुल के बात करने की राय दूंगी। और साथ ही साथ कहूंगी कि जितना ज़्यादा आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो उतना आपके लिए अच्छा है। 11 बार, 21 बार, 5 बार अपनी क्षमता के हिसाब से डेली के रूटीन में, जब तक शनि महाराज यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाते। क्योंकि शनि महाराज के आगे बढ़ने से पहले केतु आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे दिसंबर के करीब, यानी अक्टूबर तक जब शनि रेवती नक्षत्र में रहेंगे उसके कुछ माह टाइम के बाद ही, कुछ डेट्स के बाद ही केतु महाराज कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि वाले तैयार हो रहे हैं, एक तो गुरु के एबेंडेंस के लिए और केतु के आने के मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। लेकिन राहु की दृष्टि भी जाएगी वहां पर तो ये जो कैलकुलेशंस है ग्रहों की बहुत स्पेशल है, नक्षत्रों वाइज भी तो बहुत ही हो जाती है, लेकिन ग्रहों का भी चाल भी तो कर्क की तरफ बढ़ रही है ना, केतु की। बिल्कुल। इसी से मैं लियो सूर्य की राशि की बात करूंगी, शनि के शत्रु की राशि है, इनके लिए शनि कैसे होंगे? देखिए, अब लियो की बात कर ले, एक तो केतु महाराज का वो ऊपर से ढैया का असर भी इनके ऊपर है। तो मैं पहले तो इनको बोलूंगी थोड़ा सा धन खर्च इनका बढ़ सकता है, थोड़ी सी कठिन अवस्था इनके लिए बनेगी क्योंकि गुरु भी इनके 12th हाउस से गोचर करेंगे और शनि महाराज अभी लास्ट राशि और लास्ट नक्षत्र पे आ गए हैं। यानी आपने जो भी काम डिले किए हैं या जो भी काम रोके हैं या जो भी कामों में आपने अपना टाइम नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो कामों में आपको अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं सिंह राशि से बोलूंगी इस समय को बुरा मत समझो, इस समय को ऐसा समझो कि शनि आपको बोल रहा है कि जहाँ पे कर्म रोका था, जहाँ पे कर्म नहीं किया था, वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स डालो। यानी अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने पैसे को वैल्यू नहीं किया। अगर आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं आपने उस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं किया, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब सिंह राशि के लिए मैं यही बोलूंगी, आपकी जो राशि है वो सूर्य से वो होती है और अगर आप सिंह राशि के भाग्य स्थान को देखते हो तो मंगल आ जाते हैं स्ट्रांगली। तो आप जितना ज्यादा हनुमान जी की उपासना करते हो आपका भाग्य उतना खुलेगा, उतना आपके लिए पॉजिटिव समय रहेगा। हनुमान जी के मंदिरों में जाकर के रामायण और हनुमान चालीसा, तुलसी माला का वितरण करो। ओके। अगर आप तुलसी माला, हनुमान चालीसा, नरसिंह स्तोत्र जितना बांटोगे उतना अच्छा। तो कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी के नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है, यानी कोर्ट कचहरी से इनको मुक्ति मिलने वाली, कोई अदालती काम इनके अब समाप्त होने जा रहे हैं जो इनके लिए पॉजिटिव एनर्जीज को जोड़ रहे हैं और बौद्धिक क्षमता के साथ ही अपने व्यवसाय को और जॉब में प्रमोशन भी लाएंगे। यानी अब इनके एफर्ट्स फलीभूत होंगे, जो इन्होंने एग्जाम दे रखे हैं अब इनके कार्य वो होने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा कन्या राशि वालों को इस समय ध्यान देना है कि किसी फ्रेंड से कोई भी ऐसा विवाद ना कर बैठे या उनकी बातों में ना आए, क्योंकि इनको इस समय मित्रों से धोखा मिलने के चांसेस भी बनेंगे। तो थोड़ा सा इनको, कन्या राशि वालों को इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत बनेगी ही बनेगी। बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी इनके लिए? अगर मैं बेस्ट रेमेडीज बोलूं तो ऐसी भारी चीजें ना खाएं जो जैसे भारी मानी जाती है, जैसे राजमा है, छोले जो वेटेड माने जाते हैं वो ना खाएं। और अगर डेली काले चने भीगे हुए पक्षियों को डालना शुरू कर दे तो बेहद शुभ रहेगा इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। और जितना ज्यादा हो सके मंदिरों में जाके झंडे लगवाएं, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि जो जा रही है वो 12th हाउस पर जाएगी, है ना। जितना मंदिरों के उनके जो गुंबद होते हैं, उनकी जो छतें होती है, वहां पे जितना झंडे लगवाओगे उतना आपका ऋण भी उतरेगा, रोग भी नाश होंगे और शत्रुओं का भी नाश होगा। तो ये इनके लिए प्रॉफिट रहेगा। नितिशा जी, अब मैं बात करूंगी तुला राशि की, जहां पर शनि उच्च के ही होते हैं लिब्रा में। हाँ, वहां पर क्या होगा? तो तुला राशि के लिए मुझे लगता है कि शनि का समय बेहद शुभ रहने वाला है। कंपटीशन भाव से गोचर करेंगे, और कंपटीशन भाव से जब वो गोचर करेंगे तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो समाप्त होंगे आपकी बौद्धिक क्षमता से, आपके एफर्ट से, आपके कैलकुलेशन से। यानी आपको यहाँ पे बुरा बर्ताव नहीं करना कि मैं किसी को पीछे करूं, यानी आपको ऐसा बर्ताव करना है कि मैं कैसे खुद को आगे करूं। कैलकुलेशन ये होना चाहिए इनके लिए। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी आपके आसपास जो गुप्त गतिविधियां चल रही हैं वो आपके सामने खुलने वाली हैं, जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है इस समय। ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम करते हैं तो इनको दिक्कत आएगी। भाई से संबंधित या भाभी से संबंधित या स्पाउस से संबंधित कोई इस समय इनको ऐसी सूचना मिल सकती है जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होगी। थोड़ा सा इनको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब करें क्या, क्योंकि 3rd हाउस है, आपके वर्किंग स्टाइल को भी शनि कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, आप जितना ज्यादा हो सके जमीन से जुड़े हुए जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दो। अगेन चींटियों का सहारा आपको लेना पड़ेगा, पेड़ों के नीचे जो गिलहरी है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका सहारा आपको लेना पड़ेगा। और दूसरा, आपको शनि महाराज की एक्टिविटीज के लिए जितना आप तेल के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाओगे उतना शुभ रहेगा। मैं शनि मंदिर में जाने को रंगोली कभी भी प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। नहीं? हाँ, क्यों? आप कभी जज से मिलने जाते हो? आपको लगता है मैं जिस जज से मिलने की क्या जरूरत है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी एक आध्यात्मिक पर्सन से मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपको कभी जज से मिलना अच्छा लगता है? या नॉर्मल इंसान कभी सोचता है हमें जज से मिलना चाहिए? जब तक आपको कोई कोर्ट केस या कुछ हो ना जाए तब तक नहीं। या तो आपका कोई इंटरव्यू हो कि चलो इनके बारे में भी जानते हैं, तब तक, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि शनिदेव की ब्लेसिंग्स के लिए कि हमारे कर्म को आप चेक में रखिए, हमारी नीयत अच्छी हो, हम बुरा कर्म ना करें, ब्लेसिंग्स के लिए भी तो जा सकते हैं ना। शनि महाराज के साथ एक कथा जुड़ी है कि वो इतना तपस्या किया करते थे कि एक बार उनकी पत्नी उनके सामने आई तैयार होके कि संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने बोला, उनको बुलाने की कोशिश करी, तो शनिदेव इतनी ज्यादा मेडिटेशन के उस फॉर्म में जा चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। तो उनकी पत्नी को लगा कि ये मेरा अपमान है कि मैं इतनी देर से बुला रही हूँ और आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो। तो उन्होंने उनको एक श्राप दिया कि आपकी दृष्टि मुझ पे नहीं पड़ी ना, जिस पर भी पड़ेगी वहां का बुरा ही होगा। इनको श्राप लगा हुआ है। फिर उन्होंने जब वो योग निद्रा से बाहर आए, उनको लगा कि हाँ मुझसे गलत हो गया, उन्होंने माफी भी मांगी। तभी शनिदेव को जब भी आप देखते हो ना, वो जो रिस्पेक्ट, जैसे वो भगवान कृष्ण की उत्पत्ति पे उनको कान्हा जी को देखने गए, तो उनकी जो दृष्टि है ना वो चरणों पे ही रहती है। हाँ, कभी उनसे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। तो जब हम शनि मंदिर में जाते हैं या शनि मंदिर के आसपास से गुजर रहे होते हैं ना कहीं हमारी नजरें उन पे जुड़ती हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। या तो आप उनके मंदिर में जाके सिर्फ पैरों पे देखते रहो, ठीक है। वैसे भी उनके बिल्कुल स्ट्रेट 7th दृष्टि पे नहीं खड़ा होना चाहिए, 3री दृष्टि पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी 45 डिग्री पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए, और 10वीं दृष्टि पे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप जा ही रहे हो तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एंगल तो आएगा, तो आप जा ही क्यों रहे हो। पर मैम बहुत से लोग तो रेमेडीज बताते हैं कि 7:30 ये तो शनिदेव मंदिर रंगोली जी, आज से कई साल पहले शनिदेव का एक मंदिर नहीं था,
फिर कुछ पंडितों ने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, तुम्हारी तो शनि की 7.5 है, तुम्हारी तो शनि की ढैया है। वो भ्रम के तहत शनि भगवान के इतने मंदिर बन गए कि आज हम लोग शनि मंदिर में जा जाकर अपना ही बुरा कर रहे हैं। तो आपके अनुसार शनि मंदिर में कभी जाना ही नहीं चाहिए? मैं कह रही हूँ शनि शिंगणापुर में शनि भगवान की मूर्ति क्यों नहीं है, एक शिला क्यों है? मुझे तो पहले ये जवाब दीजिए। शिला का इंपॉर्टेंस क्या है? वहां पे उनकी आंखें नहीं है, वो शिला है, वो उनका प्रतिरूप है, जहाँ पे उनके पूरे फिगर्स को नहीं बनाया गया है। और वहां पे जब हम तेल चढ़ाते हैं तो हम अपने जो बैड कर्मास है उनको समाप्त करते हैं। शनि मंदिर में उनके मुख को, उनकी मूंछों को, उनकी आंखों को बिल्कुल एक चित्रण के साथ जोड़ा गया, वो गलत है। और पहले आप जितने मंदिर चले जाओ, आप 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ, आप माता रानी के जितने मंदिर चले जाओ, शनि जी की मूर्ति तो कहीं पे भी नहीं है। मुझे आप बताओ, साउथ इंडिया के कितने मंदिर आप जाओ, कहीं आपको शनि मिल जाए तो बता दो। हाँ, वहां पे जब शनि महाराज आपको तब मिलेंगे जब आपको वहां पे नवग्रह मंडल मिलेगा, तब आपको वहां पे शनि महाराज मिलेंगे, अदरवाइज आपको कभी नहीं मिल सकता। तो कुछ तो हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा ना। और आज हम लोग शनि मंदिर जा जाके गड़बड़ कर रहे हैं। पहली बात तो लोगों को ये नहीं पता कि शनि उच्च का किसका है, नीच का किसका है, तेल चढ़ाना किसको है और तेल चढ़ाना किसको नहीं है। हमारे ज्योतिष में एक रूल है कि उच्च ग्रह का दान नहीं किया जाता और नीच ग्रह का दान जरूर किया जाता है। लेकिन उच्च ग्रह का दान नहीं किया जाता, इट मीन्स मैं शनि की चीजें ले भी नहीं सकती हूँ। सपोज दैट अच्छा, मेरा शनि उच्च का है, आपने मुझे कुछ कॉइन्स दिए, सिंपल एज दैट, या आपने मुझे कोई काली साड़ी दी, मैं नहीं ले सकती। अब लोगों को ये छोटा बेसिक रूल नहीं पता है। चंद्रमा मेरा उच्च का है, आपने मुझे चांदी की कोई चीज गिफ्ट कर दी, मैं वो नहीं ले सकती, मेरा चंद्रमा डैमेज हो जाएगा, मैं दे भी नहीं सकती, ले भी नहीं सकती। लेकिन यही चीज फिर परमात्मा के साथ अलग है कि मैंने राश्री जी को पायल चढ़ा दी चांदी की, कान्हा जी को ले दी पायल चांदी की, वो अलग रूल हो जाएगा। ये क्योंकि ये दान नहीं है, मैं परमात्मा को दान नहीं कर रही हूँ, मैं तो उनको गिफ्ट कर रही हूँ, है ना, मैं उनके लिए अपने भाव से लाई हूँ। तो लोगों को ये छोटे छोटे रूल समझ में नहीं आते। तो तुला राशि बहुत स्पेशल है। जितनी आप शनि महाराज की उपासना करोगे, अपने कर्म को नहीं छोड़ोगे। तुला राशि के लिए तो मैं स्पेशली कहूंगी, कुछ करो ना करो, अपने कर्मों को अधूरा मत छोड़ो। तुला राशि बैलेंस की है, उतना आप आगे बढ़ते चले जाओ। इसी से हम स्कॉर्पियो, मंगल की राशि की बात करते हैं। उनके लिए शनि का ये गोचर क्या लेकर आएगा? उनके अटके हुए सभी कार्य होने जा रहे हैं। चाहे मंगल की जो ग्रह गोचर है, चाहे शनि का रेवती नक्षत्र में जाना है, उनकी जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो सारी खुलने वाली हैं। तो ये वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि वृश्चिक राशि हमेशा शनि के ट्रांजैक्शन से बहुत डरती है। मंगल की राशि है ना, और मंगल और शनि में विरोधाभास है, उनकी एनर्जीज में विरोधाभास है। तो मैं कहूँगी ये समय आपके लिए अच्छा है। अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, अपनी संतान पर ध्यान दो, अपने प्रेम पर ध्यान दो और उसके प्रति अपने डिवोशन को दिखाओ। इस समय जो इनको नहीं करना है, प्रेम में कोई एक्स्ट्रा मैटर नहीं चलाना है, संतान को लेकर के कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, और एजुकेशन को बीच में नहीं छोड़ना है। ये इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। लोग जो आपके आसपास हैं, जो बड़े ऊंचे पद पर हैं, आपको लगता है कि वो आपका साथ देंगे, बहुत ज्यादा बिलीव किसी पे मत करिए और पैसे को इस समय सोच समझ के खर्च करिए। जितना ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने में टाइम लगाओगे, उतना ये समय आपके लिए वृश्चिक राशि वाला सही है, अदरवाइज डैमेज हो सकता है। अब मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा आपको डिवोशन और दिखाना है। मैं फिर बोलूंगी, एक्स्ट्रा मैटर से, अफेयर से बचना है। शनि महाराज डंडा मारेंगे अगर वृश्चिक राशि वालों ने ये किया तो। शनि का बैलेंस, हाँ जी, शनि का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा हो सके सुंदरकांड का पाठ करें, और हनुमान जी के चरणों का तिलक अगर अपने मस्तक पर 12 की 12 राशियां लगाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी से हम धनु राशि की बात करते हैं। गुरु की राशि के लिए शनि का ये रेवती में परिवर्तन कैसा होगा? चतुर्थ भाव में, यानी धनु राशि के लिए प्रॉपर्टियां बनने के पूरे योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो धनु राशि के लिए बेसिकली ये समय बेहद शुद्ध है, शुभ भी है। प्रॉपर्टी और गाड़ी का योग बनेगा, लेकिन व्यवसाय में, जॉब में थोड़े से प्रॉब्लम्स इनको आ सकते हैं। करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करें जितना ज्यादा हो सके, और उनके मंदिर में जाकर के बूंदी के लड्डू चढ़ाए और मीठा पान खिलाएं उनको। और अगेन, जमीन से संबंधित अगर इनकी लाइफ में कोई भी इस समय प्रॉब्लम चल रही है, तो चींटियों को अगर ये पंजीरी डाल देते, गुड़ वाली पंजीरी,
और बेसन वाली पंजीरी तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी। तो बेसिकली धनु राशि के लिए ये समय अच्छा है। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए भी ये समय बेहद शुभ रहेगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आपके संतान एजुकेशन पर पड़ेगी। इस समय मैं यही कहूंगी, अपनी पढ़ाई को प्लीज अधूरा ना छोड़ें। आप किसी उसमें भी हैं या अपनी संतान की पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे भी थोड़ा सा इनको अभी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब करना क्या है, धार्मिक स्थानों पर जाकर के झंडे जरूर लगाएं। धार्मिक यात्राएं इस समय कर सकते हैं। आलसपन से इस समय जितना बचेंगे उतना अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं कुंभ राशि के लिए बोलूंगी, आपने जितना हो सके आप उतना सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और सबसे स्पेशल अष्टक स्तोत्र, जो हनुमान अष्टक स्तोत्र है, वो पढ़ लें तो बेहद शुभ रहेगा। रक्त चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। चंदन राहु को शांत करता है। रक्त चंदन आपकी एनर्जी को एनालाइज करता है, तो जितना आप रक्त चंदन लगाएंगे वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इसी के साथ मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के 12th हाउस धन भाव में शनि महाराज है। अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि धन तो बढ़ रहा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस चीज का विस्तार कर देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि प्रॉपर्टी पर जाएगी। इनको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। अगेन, अगर आप लालच से अपने भाई की या पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो इस समय ये गलती मत करना, अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्यों का भी है। इस समय आपके गुप्त रहस्य उजागर होंगे, चाहे आपके वो अंदर के हों, चाहे वो आसपास के लोगों के हों। तो शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके लिए बेहद शुभ काम करने वाली है। अब जो 10वीं दृष्टि है वो आपके आसपास के जो बड़े लोग हैं उनके साथ अगर आपने ईगो दिखाई या सेल्फिशनेस दिखाई तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे बॉस है जो हमारे से पद से बड़े हैं, पेरेंट्स हैं जो हमारे से पद से बड़े हैं। अब क्या किया जाए, शनि आपको इस समय पैसा देने के लिए आए हैं, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश मत करो। ये इनको सबसे बड़ी राय दूंगी मैं। और मैरिड लाइफ को लेकर के इस समय थोड़े से अटेंटिव हो जाओ, अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। अब रेमेडी के तौर पे आपके लिए, क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है, आपको लगता है डर, है ना, गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके सुंदरकांड का पाठ और काले तिल और गुड़ के लड्डू हर मंगलवार शनिवार को गाय को खिलाओ। आप जी, जितना आप गाय की सेवा करोगे, मीन राशि के लिए मैं हमेशा कहूंगी, जितना ये गाय की सेवा करेंगे अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग चीजों को उनको खिलाना शुरू कर दे। आपने बुध आपका कमजोर है तो पालक खिला दे, शनि कमजोर है तो तिल की चीजें खिला दे, मंगल कमजोर है तो गुड़ की चीजें खिला दे, है ना, गुरु कमजोर है पीली चीजें। लेकिन जितना आप गाय की हेल्प लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा, मीन राशि और रेवती नक्षत्र मोक्ष और लास्ट पोजीशन को भी दिखाते हैं। 12 के 12 राशियों को बोलना चाहूंगी, इस समय अपने कर्मों पर ध्यान दो, बैलेंस करो और अपने मस्तक को, स्पेशली मीन राशि, तिलक लगा के या ढक के जरूर रखो। ऐसा ढकना क्यों? देखिए, हमारे शास्त्रों में सिर को ढकना शुभ माना जाता था कि जो एनर्जीज हैं जो हम यूनिवर्स से लेते हैं वो सिर से लेते हैं। जब हमारा गुरु हाथ रखता है तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो एनर्जीज है वो यहीं से अंदर जाती है और पैरों से निकलती है। इसलिए अपने सिर को इस समय ढक के रखने से आपको बैड एनर्जीज कनेक्ट नहीं करेंगी। तो नितिशा जी, अगर मैं कंक्लूड करूं आज के इस डिस्कशन को, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है ये गोचर और किन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए अच्छा है, वृषभ के लिए अच्छा है, मिथुन के लिए अच्छा है, वृश्चिक के लिए और तुला के लिए भी अच्छा है, धनु के लिए भी लगभग ठीक है। तो ये 6 राशियों को तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग। सो आई होप कि आपने जो रेमेडीज बताई हैं उनके माध्यम से जिनके लिए थोड़ा सा शुभ नहीं है वो भी इसकी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। थैंक यू सो देखिए, मच। शनि जी कृष्ण जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। जब आप कृष्ण क्या रात है ना, तो जब आप राधे राधे कर रहे हो, काना काना कर रहे हो, तो कृष्ण भगवान शनि देव आपको क्यों कष्ट पहुंचाएंगे? अपने कर्म करो और राधे राधे करते रहो। तो राधे राधे टाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि कौन सी है और क्या आप ये रेमेडीज करेंगे जो नितिशा जी ने आज शेयर की और इस गोचर का बेहद फायदा उठाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते।